मैं ब्रिजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और यूपी टेट के इस सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? सबसे पहले हम पिरामिड समझ लें। जैसा आप पिरामिड जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। पिरामिड जो है यह मिस्र में पहले पुराने ज़मानों में जब लोग मृत्यु हो जाती थी उनकी, तो उस समय वहाँ उनको दफनाया जाता था। एक प्रकार की कब्र होती है जिसमें कुछ इस तरह की आकृतियाँ इसमें बनती हैं, जिसका एक आधार होता है, आधार चौड़ा होता है और सिरा जो है उसका नुकीला होता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में भी प्राथमिक उत्पादकों से लेकर के उपभोक्ताओं और अपघटनकर्ताओं तक अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की उनके संचित ऊर्जा, उनके भार और संख्या का एक निश्चित क्रम में अगर दिखाएं तो उसमें भी देखा जाता है कि इनका आकार भी एक पिरामिड जैसा जो ही बनता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता, चाहे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और उच्च मांसाहारी, इसके अलावा हमारे अपघटनकर्ता, इन सबको जब एक निश्चित क्रम से दिखाया जाता है तो इनको जो निश्चित क्रम से दिखाने का जो स्वरूप बनता है उसे ही हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ताओं को जबकि पिरामिड के माध्यम से हम दिखाते हैं तो यही हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। और इसका सबसे पहले जो है प्रयोग चार्ल्स एल्टन ने किया था। चार्ल्स एल्टन, इन्होंने 1927 में सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया था। इसे एल्टेनियन पिरामिड भी के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड का सबसे पहले प्रयोग चार्ल्स एल्टन ने 1927 में किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड को जो है वह 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमारा है जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अब हम तीनों को बारी बारी से समझते हैं। जीव संख्या के पिरामिड में पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को दिखाया जाता है। इसमें संख्या से मतलब होता है यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ताओं की संख्या को लिया जाता है। तो जो जीव संख्या के जो पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या जिस पिरामिड के माध्यम से हम पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की संख्या को दिखाते हैं वह हमारा होता है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का जो पिरामिड होता है यह सीधा और उल्टा दोनों तरह का होता है। जीव संख्या का जो पिरामिड बनता है यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। अगर हम बात करें घास स्थल की या फसल की, तो घास स्थल और फसल स्थल का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। घास स्थल और फसल स्थल का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। जैसे देख ली किसी भी अब हम संख्या की सीधे हमारा जो फोकस होगा वह जीवों की संख्या पर होगा। तो घास स्थल हो चाहे फसल स्थल हो, यहाँ प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद इसीलिए इसे सबसे निचले आधार पर दिखाया जाता है। यहाँ पर घासें हो गई, घासों की संख्या ज़्यादा होती। इन घासों पर निर्भर रहने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी संख्या थोड़ी उनसे कम होती है। आप देखते होंगे ये हो गए शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाली संख्या जो मांसाहारी होते हैं उनकी संख्या कम होती है। जो उच्च मांसाहारी होते हैं उनकी संख्या और भी कम होती है।
तो इस तरह से देखें, सबसे जो प्राथमिक उत्पादक है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यानी घास की संख्या सबसे ज़्यादा है। संख्या की यहाँ हम बात कर रहे हैं तो घास की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको सबसे निचले आधार पर उसका आधार चौड़ा होता है। उस पर रहने वाले, निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो उससे कम पाए जाते हैं। शाकाहारी जंतु तो उससे ऊपर दिखाई देते हैं, फिर उससे कम मांसाहारी, और सबसे कम जो है वह उच्च मांसाहारियों की संख्या होती है। तो आप जाहिर से देखते होंगे कि सबसे कम जो है उच्च मांसाहारी, जैसे गिद्ध देख लीजिए, बाज देख लीजिए, शेर देख लीजिए, चीता देख लीजिए, उच्च मांसाहारी हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। घास की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोई फसल हो उसकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए घास स्थल और फसल स्थल का जो पिरामिड बनता है वह सदैव सीधा बनता है। लेकिन जीव संख्या के पिरामिड में अगर हम एक वृक्ष की बात कर लें तो एक वृक्ष का जो पिरामिड होता है वह सदैव उल्टा होता है। एक वृक्ष का पिरामिड जो है वह सदैव उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? तो आप देख लीजिए, जो प्राथमिक उत्पादक होगा वह एक ही होगा। संख्या की बात करें तो एक वृक्ष, सिर्फ एक वृक्ष की अगर हम बात करें तो एक वृक्ष अकेला है, तो यहां पर एक वृक्ष हो गया। और इस वृक्ष पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे उनकी संख्या जो है ज़्यादा होगी। एक वृक्ष जो है सिर्फ अकेला है, लेकिन इस वृक्ष पर जो निर्भर रहने वाले प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी जो है, इनकी संख्या जो है वह ज़्यादा होती है। इसीलिए जो एक वृक्ष का पिरामिड होता है वह सदैव उल्टा बनता है। लेकिन घास स्थल और फसल स्थल का जो पिरामिड होगा वह सदैव सीधा होता है। तो जो जीव संख्या का पिरामिड होता है यह सीधा भी बनता है और उल्टा बनता। और किस केस में सीधा बनेगा, किस केस में उल्टा बनेगा? तो घास स्थल और फसल स्थल के केस में सदैव सीधा बनता है, और एक वृक्ष की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये उल्टा बनता है। इसके बाद आते हैं हम जीव भार का। इसमें जो है जीवों की संख्या को नहीं माने रखा जाता है, यानी जो पिरामिड्स पारिस्थितिक तंत्र का वह पिरामिड जिससे पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के भार को दिखाया जाता है, भार को दिखाया जाता है, वहाँ पर उसे हम कहते हैं जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड भी कहें तो यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। किस केस में सीधा होगा, किस केस में उल्टा होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें वन स्थल और घास स्थल, अगर हम वन स्थल और घास स्थल की बात करें तो इस केस में जो है जीव भार का पिरामिड जो है वह सीधा होता है, सदैव सीधा बनेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जहाँ कोई बहुत सारे वन हैं या बहुत सारी घासें हैं, तो अगर उनका वजन करें तो उस पर निर्भर रहने वाले जो प्राथमिक उत्पादक होंगे, जाहिर सी बात है उनकी संख्या जो है वह कम होगी। ये मान लीजिए जीव भार का पिरामिड है। तो अगर हम घासों की बात करें तो घासों का वजन जो होगा, जो भार होगा उनका, वह प्राथमिक उत्पादक के, प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों से ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं अपने पारिस्थितिक तंत्र के क्रम में, तो देखेंगे कि उत्पादकों की संख्या जो ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है, उनका भार भी ज़्यादा है, और भार ज़्यादा है और उस पर रहने वाले जो शाकाहारी जीव हैं उनकी भार उनसे कम होगा। उस पर डिपेंड रहने वाले जो दूसरे जीव हैं, अगर उनके वजन का बराबर किया जाए तो उनका भी भार कम होगा। तो इस तरह से क्रमशः जो है उनका भार जो है वह कम होता चला जाता है। इसीलिए जो वन स्थल है, घास स्थल है, इसका पिरामिड जो है जीव भार का सीधा बनता है। लेकिन अगर एक तालाब की, प्रॉपर तालाब की बात कर लें तो तालाब का जो जीव भार का पिरामिड होगा, तालाब का जीव भार का जो पिरामिड होता है वह सदैव उल्टा बनता है। सदैव उल्टा क्यों बनेगा, इस पे भी देख लीजिए। तो सदैव इसलिए उल्टा बनता है तालाब में जो है वह प्राथमिक उत्पादकों की संख्या भी ज़्यादा होगी, उस पर निर्भर रहने वाले जो दूसरे जीव होंगे उनकी भी संख्या अधिक होगी। लेकिन अगर हम तालाब में रहने वाली सबसे बड़ी मछली की बात करें तो सबसे बड़ी मछली का वजन जो है वह अपने अन्य
जो छोटी मछलियां हैं या जो प्राथमिक उत्पादक है उनके भार से ज़्यादा होता है। तो जो सबसे बड़ी मछली होगी उसका भार सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ऊपर का आधार उसका चौड़ा होगा। जबकि जो छोटी मछलियां हैं, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, उनकी संख्या ज़्यादा तो जरूर होती है, पर ज़्यादा भले हो लेकिन उनका जो भार होता है, जीव भार होता है, वह कम होता है। इसीलिए जो तालाब का जीव भार का जो पिरामिड बनता है वह सदैव उल्टा बनता है। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है। तो सीधा और उल्टा दोनों होता है, ये तो एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये कह दे कि घास स्थल या फसल स्थल का जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो घास स्थल और फसल स्थल का जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसके अलावा एक वृक्ष का जीव संख्या का पिरामिड क्या होगा, तो एक वृक्ष के जीव संख्या का पिरामिड जो है सदैव उल्टा होता है, क्योंकि वृक्ष की संख्या एक है, यानी उत्पादक हमारा एक ही है, लेकिन उस पर निर्भर रहने वाले जो हमारे उपभोक्ता है उनकी संख्या जो है वह निरंतर बढ़ती जाएगी, इसीलिए जो है इसका पिरामिड सदैव उल्टा बनेगा। इसी तरह से जीव भार, तो अगर हम घास स्थल और वन स्थल की बात करें तो ये पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि वन स्थल बहुत सारे वन होंगे, हजारों हजारों उसमें वृक्ष होंगे, अगर उन सब का वजन देखा जाए तो उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीवों के वजन से ज़्यादा होगा, तो ये भार उनका अधिक होगा, और उस पर निर्भर रहने वालों का भार उससे कम होगा, उससे निर्भर रहने वालों का भार जो है उस पर कम होगा। तो इस तरह से इनका पिरामिड जो है वह सदैव सीधा बनता है। लेकिन एक तालाब के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक बड़ी मछली का जो भार होता है वह अपने नीचे के जो उपभोक्ता होते हैं उससे जो है वह ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है देखा जाता है कि जो तालाब का पिरामिड बनेगा जीव भार का वह सदैव उल्टा बनता है। अब आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें जो है प्राथमिक उत्पादक को द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होती है वह उसको उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है संचित की जाती है किसके द्वारा, पौधों द्वारा। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने ऊर्जा का निर्माण करते हैं और अपने में जो है संचित ऊर्जा को रखते हैं, और अपनी जो संचित ऊर्जा होती है उस संचित ऊर्जा का जो 90% भाग होता है वह विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में ये खर्च कर देते हैं। मात्र 10% जो ऊर्जा बचती है वह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जो है प्रवेश करती है। तो इस ऊर्जा के पिरामिड द्वारा जो है पारिस्थितिक तंत्र में संचित ऊर्जा को दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा संचित होती है वह पौधों में होती है, यानी प्राथमिक उत्पादकों में होती है। उसके बाद जो उत्पादक होते हैं वह 90% ऊर्जा का उपभोग कर लेते हैं और मात्र 10% ऊर्जा ही बचती है। यह 10% ऊर्जा जो है वह प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता में जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता भी 10% ऊर्जा 90% ऊर्जा का विभिन्न दैविक क्रियाओं में उपभोग कर लेता है और मात्र 10% ऊर्जा ही वह भी अपने अगले को दे पाता है। इस तरह से प्रत्येक अगले पोषण पर जो है वह निरंतर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। तो इसीलिए जो है ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सदैव सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वह सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो है वह ऊर्जा जो है वह खर्च होती जाती है और एक पोषण स्तर अपने अगले पोषण स्तर को मात्र 10% ऊर्जा ही दे पाता है। तो निरंतर एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। इस तरह से जो है ये ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड जो है पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी, इसके अलावा अपघटक को जब हम एक पिरामिड के रूप में दिखाते हैं तो इसे ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। इसका सबसे पहले जो है इसको सबसे पहले जो है चार्ल्स एल्टन ने इसे बताया था, इसीलिए इसे चार्ल्स एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स एल्टन 1927 में इसका निर्माण किया था, इसलिए चार्ल्स एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उन्होंने 3 प्रकार के जो है पिरामिड की चर्चा की है, जिसे हम इस तरह से दिखाते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। जो जीव संख्या का पिरामिड होता है इसमें पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को दिखाया जाता है। तो उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक और
अपघटनकर्ता तक की संख्या को जिस पिरामिड के माध्यम से दिखाया जाता है उसे हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। उत्पादक से लेकर के अपघटनकर्ता तक जिसमें जीवों के भार को दिखाया जाता है, संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसमें भार को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और इसमें संचित ऊर्जा, तीसरा जो होता है इसमें संचित ऊर्जा को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तो जो जीव संख्या का पिरामिड होता है यह सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। घास स्थल और जो फसल स्थल का जीव संख्या का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है, और एक वृक्ष का जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वह सदैव उल्टा बनता है। इसी तरह से जो जीव भार का पिरामिड है यह सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन वन स्थल और घास स्थल का जो जीव भार का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है, लेकिन एक तालाब का जीव भार का पिरामिड जो होता है वह सदैव उल्टा बनता है। इसी प्रकार से जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा बनता है। तो इस तरह से ये आपके हो गए पारिस्थितिकी पिरामिड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।